6 नंबर प्रश्न है, एक अकेले महामारी पीड़ित गांव में आप रोग निरोधक टीके का वितरण कराने वाले प्रभारी अधिकारी हैं और आपके पास केवल एक ही रोग निरोधक टीका बचा हुआ है। इस टीके की ग्राम प्रधान को और उसी गांव के एक निर्धन को भी जरूरत है। आप पर यह दबाव बना हुआ है कि आप यह टीका ग्राम प्रधान को दे दें। ऐसे में आप क्या करेंगे? सी है सर। हाँ, ए है दोनों को ही टीका ना देकर आप टीके की अगली खेप की पूर्ति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करने के लिए अनिवार्य कार्यवाही शुरू कर देंगे। बी है किसी दूसरे क्षेत्र के वितरक से गांव के उस निर्धन के लिए टीके की व्यवस्था करेंगे। सी है दोनों को कहेंगे कि डॉक्टर से मिलें और टीके की अत्यावश्यकता के बारे में उसकी सलाह लेकर आएं। डी है किसी दूसरे क्षेत्र के वितरक से ग्राम प्रधान के लिए टीके की व्यवस्था करेंगे। हाँ बताइए। सी है सर। सी सबके हिसाब से सी है। हाँ सर। सी के अलावा कोई है? सारे लोग सी वाले हैं। सी के अलावा सर ए भी हो सकता है। सी के अलावा ए? सी के अलावा डी भी हो सकता है। अच्छा, डी भी हो सकता है। आंसर है बी और डी। बी फॉर बॉम्बे, डी फॉर दिल्ली। बी और डी। आप देखिए यहां प्रश्न में ये मेंशन है कि दोनों को जरूरत है। स्क्रीन शेयर करें सर। हाँ, स्क्रीन शेयर कर दी है। देखिए प्रश्न में है कि जरूरत दोनों को है, इस टीके की ग्राम प्रधान को और उसी गांव के एक निर्धन को भी जरूरत है। महामारी है, अब उसमें ऑलरेडी प्रश्न में लिखा है कि दोनों को जरूरत है, तो फिर अब ये कहने का क्या मतलब है कि डॉक्टर से मिलें और टीके की अत्यावश्यकता के बारे में सलाह लेके आए? वो तो लिखा ही है प्रश्न में कि दोनों को जरूरत है। और महामारी वाला घाव है, दोनों को जरूरत है, ये प्रश्न में मेंशन है। जो आंसर है यूपीएससी की तरफ से वो है बी और डी। अब बी और डी की एक को टीका दे दें तुरंत और दूसरे के लिए तुरंत व्यवस्था करवाएं वितरक से मिलके। ए तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं है ए का कि दोनों को ये ना दें। ये तो भाई कोई तुक नहीं है कि हम दोनों में से किसी को नहीं देंगे, लड़ाई झगड़ा है तो। और ये प्रश्न में लिखा हुआ है कि जरूरत दोनों को है, तो इसलिए सी भी नहीं है। बचा बी और डी। हाँ, बी और डी में आप कह सकते हैं कि सर पहले डी हो तब बी हो, या पहले बी हो तब डी हो। यूपीएससी ने पहले बी को माना फिर डी को, कि ग्राम प्रधान को टीका दे दीजिए और निर्धन के लिए दूसरा मंगवा लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर से। और या फिर डी भी है उसके बाद कि गरीब को, किसान को टीका दे दीजिए जो भी, और ग्राम प्रधान के लिए वितरक से टीका मंगवा लीजिए। अब इसमें हमने कहा थोड़ा बहुत हो सकता है लड़ाई झगड़ा कि हम ग्राम प्रधान को पहले दें कि निर्धन को पहले दें। अब चूंकि ग्राम प्रधान है तो भाई अब गांव का पहला आदमी है, तो उस लिहाज से भाई आप पहले उसको दे दीजिए और निर्धन के लिए आप इंतजाम करवा दीजिए। भाई वो गांव का प्रधान है तो उस निर्धन ने भी तो वोट डाल के चुना है उसे, तो भाई उस ग्राम प्रधान के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां तो हैं, पूरे गांव का मुखिया है, गांव का पहला आदमी है, तो उस लिहाज से भाई पहले आप उसे दे दीजिए और तुरंत डिस्ट्रीब्यूटर से निर्धन के लिए भी टीका मंगवा लीजिए। तो बी और फिर साथ में डी भी है कि भाई निर्धन को टीका देके ग्राम प्रधान के लिए मंगवा लीजिए। ठीक है, तो चूंकि प्रश्न में लिखा है कि दोनों को जरूरत है, तो इसलिए फिर अब उसमें अत्यावश्यकता के बारे में डॉक्टर से मिलना, सलाह लेना इसलिए औचित्य नहीं है, क्योंकि प्रश्न में मेंशन कर दिया गया है कि जरूरत दोनों को है। 7 नंबर देखिए,
7 नंबर प्रश्न है, आपने शीत ऋतु में बेघर लोगों के लिए रैन बसेरे बनाने की एक परियोजना अपने हाथों में ली है। इन रैन बसेरों को स्थापित करने के 1 सप्ताह के भीतर ही आपको उस क्षेत्र के निवासियों से चोरियों के मामले बढ़ने की शिकायतों के साथ यह मांग प्राप्त हुई है कि रैन बसेरे हटा दिए जाएं। ऐसे में आप क्या करेंगे? ए है, आप निवासियों से कहेंगे कि वे इस मामले में पुलिस स्टेशन पर अपनी लिखित शिकायत दर्ज करें। बी है, आप निवासियों को यह विश्वास दिलाएंगे कि मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। सी है, आप निवासियों से कहेंगे कि वे किए गए मानवतावादी प्रयास को समझें। और डी है, आप निवासियों की शिकायत को अनदेखा कर परियोजना को जारी रखेंगे। बताइए। बी, ए और बी होगा सर। ए और बी, बी और ए, ए और बी। प्रतीक क्या बता रहे हैं? यस सर, ए और बी। ऑप्शन बी होगा। बी, ऑप्शन बी ए भी हो सकता है। चलिए, हाँ, आंसर है बी और सी। बी और सी सबसे सटीक आंसर है बी। यहां देखिए पुलिस का रोल, भाई चोरी की शिकायतें हैं तो पुलिस की भूमिका है, लेकिन जिम्मेदार आप हैं। और जिम्मेदार आप हैं, लोग आपके पास आए हैं शिकायत लेके, आपके पास शिकायत आई है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? फिर सोच के देखें, स्टेप बाय स्टेप सोच के देखें। आप जिम्मेदार हैं, लोग आपके पास शिकायत लेके आए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? बी। देखिए, आप लोगों को यह भरोसा दिलाएंगे कि आप लोग निश्चिंत रहिए, मामले की जांच पड़ताल करवाते हैं। भाई सबसे पहला यही तो होगा। भाई आपके ऊपर भरोसा करके लोग आए हैं, आप जिम्मेदार भी हैं उस परियोजना के। कोई आपके पास शिकायत लेके आया तो सबसे पहला क्विक रिस्पॉन्स क्या होता है? यही तो होगा कि अच्छा आप लोग शांत बैठिए, निश्चिंत रहिए, हम जांच करवाते हैं। फिर आप कहीं नहीं पुलिस के पास जाओ, तो सबसे पहला तो हो गया टाल मटोल वाला रवैया कि जिम्मेदार आप थे, लोग आपके पास आए थे शिकायत लेके, और आप वही पुलिस के पास भी जाना है तो आप भी तो साथ में जाओगे, क्योंकि परियोजना के अधिकारी तो आप ही हो। तो आप अपनी जिम्मेदारियों से मुकर नहीं सकते। पुलिस के पास भेजने का मतलब कि आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, आप अपनी जिम्मेदारी से मुकर गए। तो बी सबसे सटीक है कि ठीक है, हम मामले की जांच पड़ताल करवाते हैं अगर ऐसा हो रहा है तो। लेकिन साथ ही साथ क्या बोलोगे आप उनको, या बोलना चाहिए आपको जो शिकायत लेके आए कि भाई थोड़ा आप लोग भी समझिए, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, शीतलहर बहुत ज़्यादा है, लोग मर रहे हैं खुले में, तो इसलिए रैन बसेरे बसाए जा रहे हैं, तो ये एक मानवतावादी जो काम हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग भी इसलिए समझिए और सहयोग कीजिए। ईमानदारी से सोचें तो यही 2 काम सबसे पहले होंगे कि नहीं होंगे? कि जो शिकायत लेके आया है उसे भरोसा दिला देना कि आप लोग निश्चिंत रहें, अगर ऐसा हो रहा है तो हम जांच करवा रहे हैं, लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप लोग भी सहयोग करें। गरीब आदमी है, शीतलहर है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, लोग मर रहे हैं, तो इसलिए रैन बसेरे बनाए जाना ज़रूरी है, तो थोड़ा आप लोग भी कोऑपरेट करें। सबसे पहले कोई भी आपके पास आएगा तो ये 2 काम होंगे या होने चाहिए। उसके बाद है फिर कि चलो अच्छा नहीं निपट रहा, चलो चलते हैं पुलिस के पास, हम भी चलते हैं कि कौन लोग चोरी कर रहे हैं। तो फिर तो आंसर बी और सी।
लास्ट प्रश्न देखिए 2011 का। एक प्रभावशाली व्यक्ति की पुत्र वधू आपके पास आपके प्रशासनिक प्राधिकारी होने के नाते यह शिकायत लेकर आती है कि उसके ससुराल वाले उसे अपर्याप्त दहेज के लिए तंग कर रहे हैं। उसके माता पिता सामाजिक दबावों के कारण आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? ए है, आप उसके ससुराल वालों को बुलाकर उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे। बी है, आप उस स्त्री को यह सलाह देंगे कि परिस्थितियों को देखते हुए बेहतर होगा कि वह स्थिति से समझौता कर ले। सी, आप उसके माता पिता के आपके पास आने पर ही कार्यवाही करेंगे। डी है, आप उस स्त्री को यह सलाह देंगे कि वह पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करे। ये सर ऑप्शन है। ए होगा और सर डी होगा बाद में। ए और डी, ए और सी। अच्छा, और प्रतीक? ए। सारे लोगों का ए है। ठीक है, यहां सही है आप लोग। ए और सी, ए और डी है आंसर। सबसे सटीक आंसर है ए, फिर है उसके बाद डी। अब यहां बिल्कुल आप लोगों का स्टैंड एकदम सही स्टैंड है कि कोई आपके पास शिकायत लेके आ रहा है, आरोप लगा रहा है, तो दूसरे पक्ष को जानना जरूरी है। न्याय का प्राकृतिक नियम कहता है कि भैया जब तक दोनों पक्षों को आप ना सुन लें, दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल जाए, तब तक फिर आप ये तय नहीं कर सकते कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। तो अभी जो स्थिति यहाँ लिखी हुई है कि एक महिला आई है आपके पास अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत लेके, ऐसी स्थिति में सबसे पहला काम यही बनता है कि आप दूसरे पक्ष को भी सुने। हो सकता है कि महिला अपने कुछ स्वार्थों की वजह से झूठ बोल रही हो सकता है सही भी बोल रही हो। तो ऐसी स्थिति में दूसरे पक्ष को सुनना जरूरी है। कोर्ट कचहरी कहीं भी आप देखिए तो कोर्ट वाले दूसरे पक्ष को समन भेज के बुलाते हैं उसका, ताकि उसका पक्ष पता लगे, उसके बाद ही कुछ हम निर्णय पे पहुंचेंगे, फैसला होगा। तो ये सबसे सटीक है कि उसके ससुराल वालों को बुलाएं और उनसे भी पूछें कि भैया ऐसा ऐसा है, आपकी बहू शिकायत लेके आई है, तो अब इसमें कितनी सच्चाई है कि नहीं है। तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, स्थिति क्लियर होगी। तो ए सबसे सटीक। बी है कि उस स्त्री को सलाह देंगे कि परिस्थितियों को देखते हुए समझौता कर ले, तो बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कभी। आजकल वीमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है। आप महिला को कहें कि नहीं वो एडजस्ट करे, समझौता करे, दहेज के लिए प्रताड़ना हो रही, फिर भी तो बिल्कुल नहीं। हो सकता वो लोग ज़्यादा प्रताड़ित करें, एक दिन मार दें, आग लगा दें, घर से निकाल दें, उसे सुसाइड करना पड़ जाए, तो ये कभी नहीं हो सकता। भी सी है, आप उसके माता पिता के आपके पास आने पर कार्रवाई करेंगे। ये भी इसलिए नहीं क्योंकि कहीं ये नहीं है मैं प्रश्न में मेंशन कि वो अवयस्क है, नाबालिग है, कहीं नहीं लिखा, प्रश्न में नहीं लिखा, तो हम तो यही मान के चल रहे हैं अभी कि बालिग है वो। नाबालिग होती तो प्रश्न में ये लिखा होता कि नाबालिग पुत्र वधू आई है आपके पास, तो नाबालिग वर्ड नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में बालिग है तो फिर उसके माता पिता आए तब कार्रवाई करें, इसका भी कोई औचित्य नहीं है कि तब तक आप इंतजार करें। माता पिता तो वैसे भी लिखा है उसमें कि सामाजिक दबावों के कारण आपके पास नहीं आ रही है, लिखा भी है प्रश्न में, तो फिर सी भी खत्म हो गया। और तब फिर डी है, भाई दूसरा तरीका वही है कि भाई पुलिस के पास जाओ और तब वहाँ दहेज प्रताड़ना का केस करो, वहाँ शिकायत करो। तो सबसे सटीक आंसर है ए कि दूसरे पक्ष को सुना जाए। तो ससुराल वालों को
बुलाया जाए, उनका स्पष्टीकरण मांगा जाए। और फिर है डी कि पुलिस के पास शिकायत दर्ज करे महिला। तो ए एंड डी। तो ये देखिए आप 2011 के प्रश्न थे। सारे प्रश्न देखिए हैं एथिक्स की नहीं है। सारा जो एथिक्स की हमने केस स्टडी की 2018-19 तो देखे, बस यहाँ से हम ABCD हटा दें और करेंगे भी महीना भर बाद। ऐसा बता दे रहा है आपको। जब मॉडल केस स्टडी सॉल्व करवाएंगे आपको तो बस यही उठा देंगे हम, और भी लेंगे बहुत सारी, लेकिन ये भी हो सकती हैं, बस ऑप्शन हटा देंगे यहाँ के हम और यही केस स्टडी दे देंगे कि अब बताओ आप क्या क्या विकल्प हैं आपके पास, आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे। तो बस देखिए यहीं से ऑप्शन हटा दें तो सारी केस स्टडी अभी जो अब सब्जेक्टिव हो जाएंगी। वो ऑप्शन दिए हैं तो ऑब्जेक्टिव हैं। आगे बढ़ें, 2012 पे आइए। 2012 में 7 प्रश्न पूछे गए थे। वही है निर्देश। नीचे 7 प्रश्नांश दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्नांश में एक स्थिति का वर्णन है, जिसके पश्चात उसके 4 संभव उत्तर दिए गए हैं। जिस उत्तर को आप सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं उसे आप अपने उत्तर के रूप में अंकित कीजिए। प्रत्येक प्रश्नांश के लिए केवल एक ही उत्तर चुनिए। उत्तरों का मूल्यांकन दी गई स्थिति के लिए उपयुक्तता के स्तर के आधार पर किया जाएगा। कृपया सभी प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन 7 प्रश्नांशों के लिए गलत उत्तरों के लिए कोई दंड नहीं है। तो वही स्थिति कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे सटीक उत्तर आपको बताना है। यूपीएससी ने 2 को सही माना, उसके अकॉर्डिंग नंबर दिए। देखिए पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। अपने अधीनस्थ द्वारा तैयार किए गए अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में जिसे अतिशीघ्र प्रस्तुत किया जाना है, आपके अभिमत भिन्न हैं। आपका अधीनस्थ प्रतिवेदन में दी गई सूचना को उचित ठहरा रहा है। आप क्या करेंगे? ए है अपने अधीनस्थ से स्वीकार कराएंगे कि वह गलत है। बी है उसको परिणामों पर पुनर्विचार करने हेतु कहेंगे। सी है प्रतिवेदन में आप स्वयं संशोधन कर लेंगे। और डी है अधीनस्थ को कहेंगे कि वह अपनी गलती को उचित न ठहराए। अरे बाकी लोग कहाँ चले गए? सर प्रतिवेदन का मतलब रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, अंतिम प्रतिवेदन, फाइनल रिपोर्ट। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया संतोष? प्रश्न कह रहा है कि एक बार चलिए फिर से पढ़ते हैं उसको। प्रश्न कह रहा है कि आपका कोई सबऑर्डिनेट अधिकारी है, अधीनस्थ है, आपका जूनियर है, उसने कोई एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट आगे भेजी जानी है, रखा जाना है उस रिपोर्ट को और जो सीनियर है उनके पास। अब आपके सबऑर्डिनेट अधीनस्थ ने जो रिपोर्ट तैयार की है, आपका व्यू, अभिमत आपका व्यू चेंज है। आपका व्यू वो रिपोर्ट में जो व्यू है उससे सहमत आप नहीं है। आपका जो सबऑर्डिनेट है वो कह रहा है कि नहीं ठीक है, वो उसकी रिपोर्ट हो, उसका व्यू। अब आप क्या करें? मतलब एक रिपोर्ट बनाई गई है काम के बारे में आपके ऑफिस से जुड़ी हुई, आपके सबऑर्डिनेट ने रिपोर्ट बनाई है, उसका व्यू कुछ और है, आपका व्यू कुछ और है। रिपोर्ट आगे प्रस्तुत की जानी है। तो ये सिचुएशन है। ऑप्शन बी और डी। बी और डी। प्रतीक बताइए।
बी और सी, बी और सी। अच्छा, जो आंसर यहां यूपीएससी ने बताया है वो है आंसर ए और सी। ए सबसे सटीक आंसर है, फिर उसके बाद सी अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। और जैसा हमने कहा कि हम तो अब यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ अनुमान की कोई बात नहीं है। जो यूपीएससी ने सही बताया और यूपीएससी ही सही है, बस हमें तो वही मानना है, बस उसी के अकॉर्डिंग हमें सोचना है, उसी के अकॉर्डिंग व्याख्याएं करनी है। तो ए और सी। ए सबसे सटीक आंसर बताता है यूपीएससी कि अपने अधीनस्थ से स्वीकार कराएंगे कि वह गलत है। चूंकि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप उच्च अधिकारी हैं, आपका अधीनस्थ है, वो अपनी बात पे अड़ा है और आप सहमत नहीं हैं उसकी बात से, तो ऐसी स्थिति में फाइनल डिसीजन आपको ही लेना है, क्योंकि आपके सीनियर को जवाब आप दोगे, आपका अधीनस्थ जवाब नहीं देगा। तो फिर आप अपने अधीनस्थ पे दबाव डालें कि भाई वो चेंज करे उस रिपोर्ट में, आप सही हैं, वो गलत है, क्योंकि जिम्मेदारी भी आपके होगी, आपके अधीनस्थ की जिम्मेदारी नहीं होगी। डेलीगेशन एक टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग पब्लिक एडमिशन में। डेलीगेशन एक नियम है ऑर्गेनाइजेशन का। डेलीगेशन का नियम यही कहता है कि काम भले आपके अधीनस्थ ने किया है, लेकिन उस काम के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है अपने सीनियर के प्रति। तो चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, हर सही गलत के लिए जिम्मेदार आप हैं, तो फिर ये सुनिश्चित करना भी आप ही को है कि वो गलत है या सही है। आपको लग रहा है कि आपके अधीनस्थ ने गलती की है, तो फिर आप सुधारेंगे, तो अधीनस्थ से कहेंगे कि वो गलत है और वो अपनी गलती माने। और फिर सी है कि आप स्वयं उसे चेंज कर दीजिए जो गलतियां हैं। अधीनस्थ नहीं मान रहा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये तो बात की बात है। उस समय चूंकि तुरंत प्रस्तुत किया जाना है प्रतिवेदन, तो अधीनस्थ को बताना है कि भाई तुम गलत हो, अपनी गलती मानो। और फिर दूसरा है सही कि खुद उसमें संशोधन करके तेजी से उसको प्रस्तुत जहां करना है तो उसे प्रस्तुत कर दिया जाए। बी है कि उसको परिणामों पर पुनर्विचार हेतु कहेंगे। ये तो बात की बात है, परिणाम क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, भाई गलत आप कर रहे हैं तो गलत आप होने ही नहीं देंगे। सबसे पहले तो गलत को रोकना है आपको। ये भी तो हो सकता है कि रिपोर्ट में जो रिजल्ट है या जो परिणाम रिपोर्ट के अंदर है उस पर पुनर्विचार करने के लिए चाहिए, मतलब रिपोर्ट को चेक करो और चेंज करो। अच्छा, ये मतलब निकाल रहे हैं कि उसको परिणामों पर पुनर्विचार करने हेतु कहेंगे। हाँ, मतलब जो रिपोर्ट बनाई है परिवेशक उस पर पुनर्विचार करिए। अच्छा, ये सेंस इसका यहाँ। चलिए अब इसमें तो फिर हमें इंग्लिश देखनी पड़ेगी। हाँ, हो सकता, हाँ ये सेंस निकल रहा है, ठीक है, हाँ वो सेंस निकल रहा है, लेकिन अब होगा नहीं यहाँ सेंस, क्योंकि यूपीएससी ने ए और सी का कहा है। बाकी इंग्लिश भी मैं करवा दूंगा इनका देख के, इंग्लिश अभी मैं खोज नहीं पाया था तो इंग्लिश भी करवा दूंगा। लेकिन यहाँ वो सेंस निकल रहा है, सही बात है। अगर वो देखें कि उसी एक बार दोबारा आप रिव्यू कर लीजिए, ये आप जो कहना चाह रहे हैं कि परिणामों पर पुनर्विचार हेतु कहेंगे, लेकिन जो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि जो ये रिपोर्ट है गलत रिपोर्ट है, इसके क्या परिणाम होंगे। और एक वो आपका व्यू भी बिल्कुल सही है यहाँ कि रिपोर्ट के परिणाम नहीं, रिपोर्ट जिन परिणामों के आधार पर बनाई गई है उन पर रिव्यू कर लें आप। हाँ, हो सकता है, लेकिन आंसर यहाँ ए और सी। तो ए और सी मैंने व्याख्या की है कि किस आधार पे यूपीएससी ने माना है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जिम्मेदारी आपकी है, बॉस आप हैं, और आपको लग रहा है कि अधीनस्थ गलत है, तो फिर आपको उसे गलती स्वीकार करवाना है, अपने अकॉर्डिंग उसमें सुधार कर लेने हैं और तेजी से उस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 2 नंबर देखिए। 2 नंबर प्रश्न है, एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए जिसका निर्धारण एक मौखिक प्रस्तुतिकरण के आधार पर होना है, आप अपने ही बैच के किसी सहकर्मी बैचमेट के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के लिए 10 मिनट का समय रखा गया है।
समिति ने आपको प्रस्तुतिकरण को ठीक समय से समाप्त करने को कहा है, जबकि आपके मित्र को अनुबद्ध समयावधि से अधिक समय दिया जाता है। आप क्या करेंगे? ए, इस भेदभाव के लिए अध्यक्ष के पास एक शिकायत दर्ज कराएंगे। बी, समिति द्वारा दिए गए किसी भी औचित्य को नहीं सुनेंगे। सी, अपना नाम प्रतियोगिता से वापस लेने की मांग करेंगे। और डी, विरोध करते हुए उस स्थान को छोड़ देंगे। ए, गुरप्रीत का ए, संतोष का ए, प्रतीक, ए। ठीक है, सारे लोगों का ए है और सही भी ए है। ए और डी है यूपीएससी का आंसर। ए और डी, तो अब समझ रहे हैं, आसान प्रश्न है ये। सबसे सटीक आंसर ए है कि अगर कुछ भेदभाव हो रहा है, वही लिखा है प्रश्न में कि आपके बैचमेट को ज़्यादा टाइम दिया गया है, आपको 10 मिनट का समय फिक्स था, वही दिया गया है, बैचमेट को ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में सबसे सटीक जो कदम है वो ए है कि इस भेदभाव के लिए अध्यक्ष के पास शिकायत करें। और फिर उसके बाद डी है कि फिर भी बात नहीं सुनी जा रही है तो उस स्थान को छोड़ दें विरोध दर्ज करते हुए। बी और सी नहीं होगा। बी है कि समिति द्वारा दिए गए किसी औचित्य को नहीं मानेंगे, हम भी 10 मिनट से ज़्यादा बोलते रहेंगे तो नहीं, दूसरा गलत कर रहा तो हम भी, तो ऐसा नहीं, दूसरे की बात नहीं सुने ऐसा नहीं, अपनी बात कहना है प्रभावी तरीके से, गलत हो रहा है तो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे की नहीं सुनना है। और सी है अपना नाम प्रतियोगिता से वापस लेने की मांग करेंगे। अगेन पलायन है कि गलत हो रहा तो भैया हम जा रहे भाग रहे, हमें नहीं है मतलब, तो नहीं, भाग क्यों रहे, गलत हो रहा है तो रोकना है उसको, सही करवाना है उसको, आँख के सामने गलत हो रहा है और मैदान छोड़ के भाग जाना है, तो पलायन तो कभी नहीं करना है हमें स्थितियों से, समस्याओं से भागना तो कभी नहीं, समस्याओं का डट के मुकाबला करना है। तो बी और सी नहीं है, आंसर है ए और डी। तो यहाँ सारे लोग सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न और कर लेते हैं, समय होने वाला है। अगला एक प्रश्न देखिए, आप एक समयबद्ध परियोजना पर कार्य कर रहे हैं, टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है। परियोजना की पुनरीक्षण बैठक के दौरान आप पाते हैं कि आपके समूह के सदस्यों की ओर से सहयोग में कमी होने के कारण परियोजना विलंबित हो सकती है। आप क्या करेंगे? ए है अपने समूह के सदस्यों को उनके असहयोग के लिए चेतावनी देंगे। बी है असहयोग के कारणों की जांच पड़ताल करेंगे। सी है समूह के सदस्यों को प्रतिस्थापित करने की मांग करेंगे। और डी है कारण प्रस्तुत करते हुए समय सीमा बढ़ाने की मांग करेंगे। ऑप्शन ए और डी, ए और डी, बाकी लोग बी, ए बी। गुरप्रीत क्या बता रहे हैं? क्या बताया गुरप्रीत? बी, अच्छा, बी और ए है प्रतीक का, ओके।
हाँ, जो सही आंसर बताया है यूपीएससी ने वो है ए और बी। सबसे पहले ए और फिर बी। देखिए यहां आप एक समयबद्ध परियोजना पे काम कर रहे हैं, टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है। जब आपने रिव्यू किया, परियोजना की पुनरीक्षण बैठक हुई, रिव्यू मीटिंग हुई, तो आपने पाया कि आपकी टीम के जो मेंबर हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और इसलिए प्रोजेक्ट में डिले हो सकता है। तो क्या करेंगे? सबसे सटीक आंसर ए कि जो कोऑपरेट नहीं कर रहे सबसे पहले उन्हें चेतावनी दें। भाई आप टीम के हेड हैं तो सबसे पहला काम तो ये कि जो कोऑपरेट नहीं कर रहा वो क्यों नहीं कर रहा कोऑपरेट। तो सबसे पहले तो उन्हें चेतावनी देना है कि भाई टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है, टाइम पे पूरा होना चाहिए, देख लो आप लोग नहीं कर रहे ऐसा तो फिर ठीक नहीं है ऐसा। और फिर बी भी है कि भाई क्यों नहीं कर रहा है, बताओ, कारण भी जानो उसके आप, ताकि उन कारणों को दूर किया जाए। अगेन देखिए, सी कह रहा है कि समूह के सदस्यों को प्रतिस्थापित करने की मांग। अभी आपने पता ही नहीं किया कि वो क्यों असहयोग कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनका पक्ष नहीं सुना आपने, सीधा आप कह दो कि भाई इन्हें हटाओ, दूसरों को लाओ, कोई तर्क नहीं है, तो सी एकदम नहीं होना है। और डी है कि कारण प्रस्तुत करते हुए समय सीमा बढ़ाने की मांग। ये भी यहां इसलिए नहीं होना है कि अभी कारण आपने पता कहां किया है, आपके टीम के मेंबर सहयोग नहीं कर रहे, समस्या है ये, वो सहयोग क्यों नहीं कर रहे, उसका कारण क्या है वो जाना है अभी आपने। तो सबसे पहले तो वो जानोगे तो बी कि कारणों की जांच पड़ताल, और ए कि भैया वो असहयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो चेतावनी, क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा, टाइम पे काम करो, हर हाल में ये प्रोजेक्ट निश्चित समय में पूरा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो उन्हें डांटो, चेतावनी दो, और फिर साथ में ये भी है कि अच्छा ये बताओ क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को, क्यों असहयोग कर रहे हैं आप लोग। अगर आपकी मांग जायज़ है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो फिर हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे, और जायज़ नहीं है मांग तो फिर कोई गलत मांग हम नहीं सुनेंगे, नाजायज़ मांग की पूर्ति नहीं होगी, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो फिर सबसे सटीक आंसर ए, और तब उसके बाद बी। तो 3 का ए और बी। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 5 मिनट का समय है अभी हमारे पास। 4 नंबर देखिए। 4 नंबर प्रश्न है, आप एक राज्य क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष हैं। आप क्रीड़ा समिति मतलब खेल, गेम कमेटी है। आपको एक शिकायत मिली है और बाद में यह पाया गया है कि कनिष्ठ आयु वर्ग जूनियर एज के किसी पदक जीतने वाले एथलीट की आयु के दिए मानदंड से 5 दिन अधिक हो गई है। आप क्या करेंगे? ए है छानबीन समिति से स्पष्टीकरण देने को कहेंगे। बी है एथलीट से पदक वापस करने को कहेंगे। सी है एथलीट को अपनी आयु की घोषणा करते हुए न्यायालय से शपथ पत्र लाने को कहेंगे। और डी है कि क्रीड़ा समिति के सदस्यों से उनकी राय मांगेंगे। सर ए और डी। ए और डी। ए और डी गुरप्रीत का है, बाकी संतोष बताएं, प्रतीक बताएं। सर मेरा ए और डी है, प्रतीक। अच्छा, संतोष का ए और डी, प्रतीक का ए और डी है, ठीक है। ए और बी। संतोष का ए और बी, बी। सी, ए और सी संतोष का, ठीक है गुरप्रीत।
गुरप्रीत कुछ प्रॉब्लम है आपकी तरफ से, आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे। जब आपका ऑडियो हो रहा है तो उसमें कुछ घरघराहट सी आ रही है, लिख के बता दीजिए। ए, हाँ ठीक है, चलिए सबसे सटीक आंसर है ए और फिर डी। ए और डी सही हैं आप लोग। अगेन देखिए, शिकायत मिली है आपको कि जूनियर एज ग्रुप का खिलाड़ी था, पदक जीता है उसने, लेकिन 5 दिन ज़्यादा थी उसकी आयु। तब ऐसे में आप क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम तो ये कि जो छानबीन समिति है उससे स्पष्टीकरण देने को कहें, ताकि आपको वास्तविक स्थिति पता लगे, सभी पक्षों का आप क्या उनका मन है वो आप जान लें। तो सबसे पहली बात तो यही है कि छानबीन समिति से स्पष्टीकरण देने को कहेंगे। बी नहीं हो सकता कि एथलीट से पदक वापस करने को कहेंगे। अगेन, बिना जांच के, बिना छानबीन के आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। फैसला तभी होगा जब जांच होगी, छानबीन होगी। तो पदक वापस करना तो तब की बात है कि आपने जांच करवा ली है, छानबीन हो गई है, सबके विचार पता लग गए हैं और फिर निष्कर्ष पे आप पहुँचे हैं कि हाँ वास्तव में गड़बड़ हुआ है, आयु 5 दिन से ज़्यादा थी। तब है बात कि भाई पदक वापस मांगे। तो पहले तो छानबीन समिति से स्पष्टीकरण मांगना है। तो बी नहीं हो सकता। सी है कि एथलीट को आयु की घोषणा करते हुए न्यायालय शपथ पत्र लाने को कोई नहीं, मतलब ये फॉर्मेलिटी का कोई औचित्य नहीं। वो तो छानबीन समिति के पास जाके रखे, अपना शपथ पत्र रखना है कि अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाना है कि क्या करना है। आप तो छानबीन समिति से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। और डी है कि क्रीड़ा समिति से के सदस्यों से राय, भाई और मेंबर हैं समिति के, आप अध्यक्ष हैं, जो और मेंबर हैं भाई उनसे भी पूछ लीजिए कि बताइए आप लोग क्या करना चाहिए ऐसे मामले में, ऐसी स्थिति में क्या करना ठीक है। तो क्रीड़ा समिति के दूसरे सदस्य हैं, उससे उनकी राय मांगी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे सटीक आंसर ए, समिति से स्पष्टीकरण, और फिर डी कि जो क्रीड़ा समिति के अन्य सदस्य हैं उनकी राय। तो ए और डी। चलिए आज यहीं रोकेंगे, बस समय खत्म होने वाला है, 1 मिनट बचा है, तो आज यहीं रोक रहे हैं। बचे हुए प्रश्न कल करेंगे और समय होगा तो कल ही फिर हम शुरू कर लेंगे जो बेसिक टॉपिक्स हैं, और अदरवाइज परसों से फिर हमने कहा था 2-3 दिन अब हम बेसिक टॉपिक डिस्कस करेंगे। इनके बाद राज्य क्या है, सरकार क्या है, शासन क्या है, प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन क्या है, और तब फिर हम आ जाएंगे एक एक करके टॉपिक्स पे। तो आज यहीं रोक रहे हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। जो बचे हुए 10 प्रश्न, कितने 12 प्रश्न आज हमने कर लिए, 9 प्रश्न बचे हैं, तो 9 प्रश्न पहले चर्चा करेंगे और फिर जैसा समय रहेगा उसके अकॉर्डिंग आगे। किसी को कुछ पूछना बताना है, समय हालांकि खत्म होने वाला है। चले बंद कर रहा हूँ आज की क्लास, अब चूँकि समय नहीं है, बस बहुत जल्दी 10-20 सेकेंड में कट जाएगा। तो सारे लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, कल हम लोग मिलेंगे फिर, सो आगे बढ़ाएंगे। चले, गुड बाय।